नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी को पिछली बार के प्रदर्शन और नारों के मुकाबले बड़ा झटका लगा है। एनडीए 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश में बहुमत नहीं मिल पाया है, तो वहीं हरियाणा में भी सीटें ठीक आधी हो गई हैं। चर्चा चुनावी परिणाम, दलों के प्रदर्शन, इसके मायनों और असर को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा के चुनाव परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो एनडीए को बहुमत मिला है। हालांकि विरोधी दल बीजेपी के 400 पार का नारा पूरा ना होने को लेकर पीएम और बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। चुनाव परिणाम के बाद बैठक, मंथन, मंत्रणाओं का दौर भी तेज हो गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता बीजेपी को बहुमत ना मिलने की स्थिति में अब जोड़ तोड़ या उलटफेर करने जैसे संकेत और बयान दे रहे हैं। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। देश भर के अलावा हरियाणा में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पिछली बार क्लीन स्वीप करने वाली और इस बार भी प्रदर्शन रिपीट करने का दावा करने वाली बीजेपी 10 से ठीक आधे यानी 5 सीटों पर आ गई। पिछली बार खाता भी न खोल सकी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 5 सीटों पर बाजी मार ली। दिल्ली आज जा रही है, कल जा रही है, सरकार बन रही है। बिल्कुल बनेगी, निश्चित बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का डर तो नहीं? कर रहे हैं, चलिए परसों करेंगे बात। अच्छा, एक आखिरी बात सर, सरपंचों का भी विरोध था, किसानों का भी था, हर विधानसभा में आप मिली। सब अपने साथ ठीक है। अच्छी लड़ाई लड़ी है, लोगों ने खूब वोट दिए, कांग्रेस को दिल खोल कर वोट दिए। भाई हम तो 0 से 5 सीट आ गए, आप उनकी बात करो तो 10 से 5 पे आ गए, इतना अंतर है। हालांकि दोनों ही दलों में चुनाव के दौरान भी भीतरघात से जुड़े बयान सामने आए, तो अब भी दोनों दल के कुछ नेता भीतरघात पर संज्ञान लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं उम्मीदवारों की हार को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। भीतरघात मार्जिन बहुत कम है। भीतरघात ही था, लेकिन अब भीतरघात का तो चलो पार्टी देखेगी, लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया है वो भी सोच लें, कोई दिक्कत नहीं, चलता वो बंटे को भान बराबर आने वाला रास्ता है, उसमें क्या है। ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश का सीनियर नेतृत्व है, मिल बैठ करके फैसला करेंगे। आमतौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं करता, फिर भी कोई इक्का दुक्का शिकायत आई होगी तो उसका निवारण किया जाए। मैं समझता हूँ कि जितनी फूट कांग्रेस में है, जितना विरोधाभास कांग्रेस में है, इतना किसी और पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता किसी को टिकट मिले किसी को ना मिले, इससे कार्यकर्ता निरुत्साहित नहीं होते, वो काम करते रहते हैं। इक्का दुक्का शिकायतें हमने भी सुनी है, तो बैठ करके उसका फैसला किया जाए। मुझे भले ही टिकट ना मिली हो, लेकिन चिरंजीव हमने जो है मन लगा के, तो हम तो पार्टी के आदमी हैं, हमने कहा मरना है इस उम्र में जाके। पार्टी जो फैसला लेती है सर माथे पे है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो भारी मतों से जीतना था मैंने। अब तो यह क्लोज लड़ाई है और जो भी फैसला हाईकमांड का सिर माथे पे। जाहिर है देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी के चुनावी दावों और नारों के अनुरूप परिणाम नहीं आया है। कांग्रेस पिछली बार से मजबूत साबित हुई है, तो हरियाणा में इनेलो और जेजेपी की किसी भी सीट पर जमानत नहीं बच सके।
ऐसे में तब जबकि हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, देखना यह है लोकसभा चुनाव का पार्टियों और पार्टियों के विधानसभा चुनाव प्रदर्शन पर क्या और कितना असर पड़ता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा हम करने वाले हैं खास तौर पर हरियाणा में जो चुनावी परिणाम रहा उसे लेकर चर्चा होगी। नेहा धवन जुड़ गई, प्रवक्ता बीजेपी, मनीषा सांगवान प्रवक्ता कांग्रेस, अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो और साथ ही राजेंद्र सोरखी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहा जी आपसे। देश भर में नारा था 400 पार का और हरियाणा में बीजेपी के लिए नारा था 11 कमल खिलने वाले हैं। आपने भी सैकड़ों बार मेरी डिबेट में भी कहा, हरियाणा न्यूज में आप पर आपकी ओर से भी बहुत बार ही कहा गया, लेकिन कहां चुके, क्या हुआ, क्या खामियां रही कि ठीक आधी सीटें हो गई आप लोगों की पिछली बार के मुकाबले? देखिए ज्योति जी, बिल्कुल आपके साथ काफी लंबी डिबेट हुई मेरी और काफी बार डिबेट हुई और हर बार हम लोगों का विश्वास यही था कि जो जनता के लिए हमने केंद्र में रहकर और जो जनता के लिए हमने हरियाणा प्रांत में रहकर काम किए हैं, उन्हीं कामों की बदौलत ही विकास के काम, जन कल्याणकारी नीतियों का जो क्रियान्वयन हमने किया, उनके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात के लिए जनता में विश्वास बनाया हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी को मोहर लगेगी और नरेंद्र मोदी जी को एक बार मैंडेट, फुल मैंडेट तीसरी बार भी हरियाणा प्रांत की जनता देगी। लेकिन ज्योति जी, आप जानते हैं लोकतंत्र का ये पर्व है, जनता का विचार सर्वोपरि है और ऐसे बहुत से चुनाव हमने जीते भी हैं और हमने हारे भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हम बहुत लंबे समय तक विपक्ष के तौर पर रही है। आप जानते हैं बहुत लंबा संघर्ष हमने किया है, बहुत लंबा संयम हमने रखा है राजनीति के अंदर, और सत्ता में आने से पहले, या मैं ये कहूं कि जनता की सेवा करने का मौका जो है हमें वो बहुत बाद में, बहुत लेट दिया हरियाणा प्रांत की जनता ने, और बहुत अच्छा दिया। लेकिन जहां कमी की बात अगर मैं कहूंगी तो आज इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम 5 सीटों पर आए हैं विजयी होकर और 5 सीटों पर हमने अपनी तरफ से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ लगा रहा और उन्होंने जी जान लगा दी और हमने विपक्ष के लोगों को टक्कर भी दी। ज्योति जी, देखिए इस बार ये देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में मूलतः वैसे ये रहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार जो विपक्ष के लोग एकजुट हुए, जो सभी भ्रष्टाचारी तंत्र ताकतें, विरोधी ताकतें एक तरफ हुई और उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर दिया। मैं इस चुनाव को बहुत अहम चुनाव मानती हूँ ज्योति जी, और ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत हुआ है, ना कि कमजोर हुआ है। आंकलन उसका एक बार आप सुन ले, अगर थोड़ा सा समय मुझे दे दे तो, क्योंकि इस चुनाव में विरोधी ताकतें सब एक तरफ थी और उन्होंने अपनी हर कोशिश, हर संभव कोशिश की। उन्होंने जातीय जनगणना को भी चलाया, उन्होंने बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को भी चलाया और हम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों ने समाज को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति भी की और क्षेत्रवाद से लेकर स्थानीय मुद्दों से लेकर उन्होंने हर एक बात को अपना हथियार बनाया। लेकिन सारे ब्रह्मास्त्र अब उनके चल चुके हैं, उसके बावजूद भी पूरे देश भर में मैंडेट नहीं ले पाए। उसके बावजूद भी जो विपक्षी बोलते थे कि 10 में से 10 सीट लेकर जाएंगे, कांग्रेस हमेशा बोलती थी गठबंधन की 10 सीटें आएंगी, जेजेपी बोलती थी 10 सीटें आएंगी और आईएनएलडी भी अपनी 4 सीटों का दम भरती थी और आम आदमी पार्टी अपनी 1 सीट का दम भरती थी। लेकिन आप देखिए कि अपने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के बाद, कूटनीति अपनाने के बाद, ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद भी विपक्ष जो है वो 50% पर आके थम गया और पूरे देश भर में विस्तार से पहला उत्तर अपना दिया, लेकिन ये परिणाम तब है जब आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत 30 सालों से बात करते आ रहे हैं। आप लोगों ने कौन सी रणनीति आप लोगों ने नहीं अपनाई? आप लोगों ने भी राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, या कोई भी विरोधी तो ये भी कहते रहे कि आप लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप लोग किस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर की आप अपने मुद्दों के साथ थे, ये अपने मुद्दों के साथ थे, आप लोग हमारा काम था। ठीक है नेहा जी, सुनिए राम मंदिर तो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अयोध्या में भी तो हार गए ना, उस पर भी तो मंथन कर रहे होंगे ना।
अदालत के रास्ते जो हुआ, आप लोगों के घोषणा पत्र में था, आप लोगों ने वादा पूरा किया, तमाम चीजें ठीक है, तो है ही। तमाम चीजें ठीक है, लेकिन अयोध्या में भी हारे, यूपी में इतना, आप तो साथ साथ बोल रही, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी जब तक आपने उत्तर कंप्लीट नहीं किया था। मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ डिबेट में। यूपी में बड़ा झटका आप लोगों को, राजस्थान की बात करें, दूसरे कई राज्यों की, हरियाणा में तो सीटें ठीक आधी हो गई हैं, उसके अलावा मार्जिन भी कहीं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हम करनाल की बात कर लें, हालांकि पिछली बार के मुकाबले ये भी बहुत ज्यादा नहीं। फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम जैसी सीट में भी कोई बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीते हैं राव साहब। इसके अलावा 2 सीटें जो जीती हैं उनमें बहुत कम मार्जिन है। तो मार्जिन कम हुआ, सीटें कम हुई, वोट फीसद आप लोगों का कम हुआ के, तो उस पर मंथन करेंगे या फिर ये कहेंगे सारे इकट्ठे हो गए थे? हरियाणा में तो ऐसा भी नहीं कि सारे दल आप लोगों के खिलाफ इकट्ठे हो गए हों, ऐसा भी नहीं हुआ है हरियाणा में कम से कम। नहीं, देखिए ज्योति जी, ये बात तो तय है, ये बात तो स्वीकार करने लायक ही है, और ये मैंने आपसे आपके समक्ष पिछली डिबेट पे भी स्वीकार की थी कि जो वोट परसेंटेज हमारा कम हुआ है, इस पर मंथन जरूर होगा और इस पर हमें चिंतन भी करना चाहिए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताशिप से एक बार साइड में होकर बात करूं, तो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के नाते, एक लीडर होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इस पर मंथन आवश्यक है। मैंने कल भी आपको एक बात रखी थी कि जिस तरह से हमने अपनी जन कल्याणकारी नीतियां बनाई, उनका क्रियान्वयन किया, उसका प्रचार प्रसार हम नहीं कर पाए, जनता के बीच में हम उनको पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए, इसमें भी हमारी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, जिस पर हमें काम करना पड़ेगा। और बहुत जल्दी देखिएगा ज्योति जी, हम इस पर भी पार पा लेंगे। और विधानसभा चुनाव की तैयारी हमारी आज से ही शुरू हो चुकी है। कल चुनाव का रिजल्ट आया और कल से हमारी जो तैयारी थी इस चुनाव की वो खत्म होती है, और आज ही हम अगले चुनाव के चुनावी मोड में शुरू हो चुके हैं, और इस पर मंथन करके हम बेहतर प्रदर्शन की तरफ बढ़ेंगे। मनीषा जी, 5 सीटें जीती हैं आप लोगों ने। हुड्डा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की हवा है, क्लीन स्वीप हम करने वाले हैं। क्या संतोषजनक है ये प्रदर्शन? और दूसरा, चूंकि आप दादरी से हैं और आपके ही लोकसभा सीट की मैं बात करूं, तो वहां के उम्मीदवार ये कह रहे हैं भीतरघात हुआ के। आप लोग इस बात पर मंथन कर रहे होंगे कि तोशाम में भी लीड नहीं मिल पाई है। हालांकि महेंद्रगढ़ से आते हैं रावदान, यहाँ से विधायक हैं, उसके बावजूद महेंद्रगढ़ में भी नहीं मिली लीड, वो भी अलग बात है। लेकिन क्या भीतरघात का नुकसान झेलना पड़ा क्या आप लोगों को? देखिए, वो तो पार्टी इस पर मंथन करेगी कि भीतरघात हुआ है कि नहीं। पर अगर आप क्लोजली देखें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। पिछली बार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं मौजूदा सांसद, वो 4.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार मात्र 40,000 वोटों से जीते हैं, तो उनको नुकसान हुआ है 4,10,000 वोटों का। कांग्रेस ने तो सिर्फ गेन ही किया है। आप दादरी में अगर दादरी की देख लीजिए, यहाँ से पिछली बार 41,000 वोटों से जीत के निकले थी बीजेपी, इस बार कांग्रेस जीती है 5,500 वोटों से। इसी तरह आपने तो शाम की बात की, पिछली बार 36,000 वोटों से हम हारे थे वहां, इस बार केवल 8,000। तो कांग्रेस ने काफी गेन किया है, वोट शेयर गेन किया है, और इसका कारण ये है कि लोग परेशान थे पोर्टल की सरकार से। आज का युवा, हरियाणा का जो युवा है वो परेशान है बेरोजगारी से। अभी जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, सीईटी को रद्द कर दिया है, सी ग्रुप भर्तियों को रद्द कर दिया है, तो इससे और बेरोजगारी फैलेगी। पहले ही हरियाणा नंबर 1 चलिए, वो एक टेक्निकल विषय है, उसमें आप लोगों पर भी आरोप है कि आप लोग भर्ती रोको गैंग के तहत काम करते हैं, आप लोग खुद ही अदालत चले जाते हैं भर्तियों के खिलाफ। वही बहुत, उस पर तो विस्तार में चर्चा हो तब बात हो, हमने की थी चर्चा उस पर। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर, भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर मैंने सवाल पूछा। यहाँ गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव ये कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट दिया होता तो मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करता। टिकट दिया गया था तब भी वो सवाल खड़ा कर रहे थे। अब जबकि परिणाम आगे आके राजबब्बर ने हालांकि अच्छी फाइट दी है, कम मार्जिन से ही हारेंगे, लेकिन कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे टिकट दिया जाना चाहिए था। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी हाइपोथेटिकल बात पे कमेंट नहीं करना। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है ये बयान, ही तो पब्लिक डोमेन में, हाइपोथेटिकल कैसे हुआ? अच्छा सुनिए, बयान पर रिएक्शन ले रही हूँ मैं, टिकट दिया जाता उस पर नहीं। उनका बयान जो है, आपके नेता ये कह रहे हैं पार्टी के फैसलों के खिलाफ अब भी सवाल उठा रहे हैं, मैं उस पर आपका रिएक्शन ले रही हूँ। देखिए, हर उम्मीदवार चाहता है, हर नेता चाहता है उसको टिकट मिले, पर सब सिर्फ एक ही इंसान को टिकट मिलेगी, एक ही उम्मीदवार होता है। और रही बात राजबब्बर जी की, उनको बहुत कम टाइम मिला था। इतने कम टाइम में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और 77,000 से ही केवल हारे हैं वो, जो कि लोकसभा में ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता।
तो मैं तो उनको बधाई का पात्र समझती हूँ और पार्टी उनके प्रदर्शन से बहुत खुश है और उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव लड़ा और कहीं भी लूज स्टॉक या इस तरह की कोई बात नहीं। और सबसे खुशी की बात है पूरा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ा गया और कहीं भी वायलेंस या कुछ ऐसे हमने कहीं घटना की हमें सुनने में नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है, संतुष्ट है। आप इस बार के आप मार्जिन देख लीजिए, चाहे रोहतक में हो 3.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी जीते हैं, चाहे सिरसा हो वहां पे भी बहुत शानदार जीत हुई है, अंबाला में शानदार जीत हुई है, हिसार में शानदार जीत हुई है। तो बहुत खुश है पार्टी से। हम सब वर्कर्स में बहुत जोश है, उत्साह है और अब हम तैयार हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। राजेंद्र जी, चूंकि गठबंधन की हरियाणा में जब बातें थी तब हुड्डा साहब बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है हरियाणा में और गठबंधन की जरूरत नहीं है। मिलकर लड़ा, कुरुक्षेत्र आप लोगों के हिस्से आई, लेकिन सुशील गुप्ता जीत नहीं पाए। भले ही कम मार्जिन से हारे लेकिन सीट तो एक गई ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो घाटे का सौदा नहीं हो गया मिलकर लड़ना आप लोगों से? देखिए ज्योति जी, गठबंधन में कई बार जो है ना नुकसान भी होता है, क्योंकि विरोधियों के साथ जब कोई गठबंधन होता है तो उसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी हो सकता है। दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं। लेकिन ये जो गठबंधन था ये कोई सीटों को ध्यान में रख के बनाया हुआ गठबंधन नहीं था। ये जो आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई थी वो सिर्फ देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए इस गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल हुई थी। और आपने ये देखा भी होगा कि सारे विरोधों को और पंजाब के अंदर अलग अलग चुनाव लड़ते हुए भी पंजाब के साथ लगते, चंडीगढ़ में हरियाणा के लाल केजरीवाल ने चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। ये मालूम था कि इसका पंजाब में नुकसान भी हो सकता है और फिर भी उन्होंने वहां कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और जगह भी जो है उनको जहां जरूरी तो समझा गया तो समझ नहीं आया ना, पंजाब में एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे आप लोग, हरियाणा में मिलकर लड़ रहे थे, कहीं खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये कैसा गठबंधन था? ये क्या कोई विचारधारा, कोई सिद्धांतों का गठबंधन था? नहीं, बल्कि आज भी है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिहाज से मैं सवाल कर रही हूँ, जनता को तो आप लोगों ने खुद ही कंफ्यूज कर दिया। मैं बता रहा हूं ना आपको कि गठबंधन, जब आप अपने विरोधियों के साथ गठबंधन करते हो तो उसमें दोनों संभावनाएं होती हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है ये गठबंधन कोई सीटों के लिए नहीं था, ये गठबंधन सिर्फ देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और तानाशाही को खत्म करने के लिए था। और उसके अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरह जो है कामयाब हुई है और तमाम गठबंधन के जितने धर्म होते हैं वो सब आम आदमी पार्टी ने पालन किया है। और देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कुरुक्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं का मैं दिल की गहराइयों से और बिल्कुल टेम्पो भर भर के मैं जो है ना आभार व्यक्त करता हूं कि वह उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और पूरी तरह से जो है ना तानाशाही का डटकर मुकाबला किया। और आज इंडिया गठबंधन ने जो है ना चमत्कार किया है। आज जोड़ तोड़ से सरकार भले ही बीजेपी बना ले, लेकिन चमत्कार इंडिया गठबंधन ने किया है और वो चमत्कार सारा देश देख रहा है। और देखो, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने तोड़कर बनाने की जरूरत नहीं होगी। एनडीए 400 पार, एनडीए बहुमत में है। सौरकी साहब, एनडीए बहुमत में आप ये जानते हैं। एनडीए के जो सहयोगी हैं वो आज सारा देश ये कह रहा है कि वह नीतीश चाचा एक पलटी और मार दे, उसकी जो जितनी तो ये अगर वो पलटी मारेंगे तो होगा जोड़ तोड़ तब होगा। अभी तो एनडीए को बहुमत है ना। ये सारा सब कुछ जो ना, ये लास्ट में देखो क्या होता है, जब कोई लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है ना तब किनारे सबसे पहले दरकते हैं। और आज जो एनडीए के अंदर जो घटक दल हैं वो उनके किनारों से सारी दुनिया वाकिफ है, वो सारा सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल इंडिया गठबंधन ने चमत्कार करके दिखाया है और आज उसी चमत्कार का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है। और पूरी तरह से देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस प्रकार हरियाणा की जनता ने 75 पार की जालसाजी को जो तोड़ा था, उसी तरह जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया तो हरियाणा की जनता ही नहीं, देश की जनता जो है वो इनकी 400 पार की 420 का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार होगी।
और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से दूर है और बिल्कुल जो तानाशाही की जो चाबुक जो देश के अंदर चल रहा था, जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, और आप ये देखिए कि पूरा जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कैंडिडेट भी था वो भी तानाशाही से ईडी सीबीआई की देन थी। जिसको प्रधानमंत्री जी ने कोयला चोर बोला उसी को कोहिनूर बना के जो है ना कैंडिडेट दिया। और ये जो आप जो कह रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात आप जो है ना इस चुनाव की, वो जो हरियाणा के प्रीव्यू से जो पूरा हरियाणा भी देख रहा है और आप भी समझोगे कि देखो दो जो है ना हरियाणा के अंदर दो खानदानी दल हैं, यानी एक पार्टी से दो पार्टी बनाई और आज उन दोनों पार्टी आईएनएलडी और जेजेपी का क्या हाल है। और उनका हाल ये है कि दोनों पार्टियों के पूरे प्रदेश के अंदर जितने वोट आए उससे कहीं ज्यादा वोट अकेले आम आदमी पार्टी के जो है ना कुरुक्षेत्र में मिले हुए हैं। तो ये पूरा अपने आप में एक जो है ना समझने का है। और सारा सब कुछ जैसे अभी जो बहन जो नेहा धवन जो कह रही थी कि विपक्ष ने जो है जाति धर्म पे बांटने का काम किया। अरे बहन जी, सारा देश जानता है कि धर्म के नाम पे जो है ना किसने वोट मांगे, जो राम को लाए हैं उनको लाना है, ये नारा किसने दिया। और आज जो है ना पूरा देश ये देख रहा है कि भगवान राम ने भी जो है ना बीजेपी का साथ छोड़ दिया और भगवान राम ने भी कहीं ना कहीं ये काम करने का काम किया है। झूठ की राजनीति किसने की प्रदेश में? दिल्ली के लोगों के साथ झूठ बोल बोलकर विश्वासघात किसने किया? दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में किसने झोंका? पंजाब में नशे को रोका क्यों नहीं आपने? क्यों झूठ की राजनीति पर आप बल दिए जा रहे हैं? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है पूरे देश भर में। चलिए, मैं जेजेपी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। बहन जी कहाँ लेके जा रही हैं आप जो ना पूरे प्रदेश के अंदर झूठ ठीक है, सोरकी जी आपकी बात पूरी हुई। झूठ का पर्दाफाश आपकी बात अभी तक तो आपकी जनता ने दिखा नोटा दिया से है, नीचे आते थे। जनता ने अभी आप दोनों रुकिए, नेहा जी राजेंद्र जी आप दोनों रुकिए। अभी बहुमत से कहीं दूर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। सोरकी साहब ऐसे तानाशाही को खत्म करने आपको का म्यूट काम कराना होगा जो है मुझे, तो भारतीय एक तो जनता बोलने से शांत हो जाए कीजिए, दूसरों को भी टाइम देना है। अजय जी, अब जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि आप लोगों को दोनों ही दलों को मिलाकर जितने वोट मिले उससे कहीं अधिक तो कुरुक्षेत्र में इनको मिल गए हैं। अलग अलग बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जेजेपी के सारी सीटों पर भी अगर सभी वोट जितने मिले हैं उनको भी मिला लिया जाए तो भी जमानत, एक सीट पर जमानत बचने जितने मत भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इतना बुरा हाल, जनाधार खो चुके हैं आप हरियाणा में पूरी तरह से। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथी बैठे इनको नमस्कार, हरियाणा प्रदेश के जनावाम को मेरा सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार। ज्योति जी, आप लंबे समय से और टीवी पर बैठे हैं और आप सीनियर एडिटर हैं। मैं एक बात कहूंगा, आपने काफी चुनाव देखे होंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा ऐसा चुनाव था जो किसी राजनीतिक दल और जनता के बीच में लड़ा गया था। 1977 का चुनाव, जैसा कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है, कांग्रेस और जनता के बीच में सीधा लड़ा गया था, जहां दो तरह के वोटर थे। एक वोटर वो था जो हर सूरत में इंदिरा गांधी जी को हराना चाहता था, दूसरा वोटर वो था जो हर सूरत में जिताना चाहता था। और इस चुनाव में भी ऐसा हुआ कि वोटर दो दलों में डिवाइड हुआ। एक वोटर वो था जो नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहता था, दूसरा वो था कि हराना चाहता था। और अब की बार जो वोटर ने वोट कास्ट किया, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि कहूंगा कि हिंदुस्तान के मतदाता ने देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और संविधान को मजबूत करने के लिए वोट कास्ट किया। और हिंदुस्तान के मतदाता की ये धारणा रही है कि जब जब देश पर खतरा लगे तो वो फिर डाइल्यूट होकर के वोट कास्ट करता है। और एनडीए गठबंधन ने लोगों के बीच में जिस तरह से प्रचार किया कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो मतदाता ने डाइल्यूट होकर के वोट कास्ट किया। और जिस तरह के परिणाम हरियाणा प्रदेश में आए, मैं कहूंगा कि चौंकाने वाले परिणाम रहे। और मैंने तो हर बीवी डिबेट में कहा कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। और हरियाणा प्रदेश के वोटर ने भी ये सोच करके वोट कास्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आने की स्थिति में कौन सा कैंडिडेट है, फिर पूरी तरह से लामबंद होकर के उस तो आपके उम्मीदवारों को तो देखा सुना समझा ही नहीं ना, आप लोगों को तो कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाना चाह रहे। और दूसरा, जब आप ठीक है आप 1977 का जिक्र कर रहे हैं, मैं पिछले चुनाव की बात करूं, सुनिए अभी पिछले 2018 की एंडिंग में आप लोग अलग हुए। 19 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, हिसार को छोड़कर तो कहीं भी जमानत आप लोगों की नहीं बची थी।
4.5 साल आप लोग सरकार में भी रहकर आए हैं, उसके बाद सीधे गठबंधन से अलग होकर आप लोगों ने इलेक्शन फाइट किया है, कहीं जमानत नहीं बची है। हिसार सिरसा की भी बात करें तो 20-22 हजार तो आई थिंक सबसे ज्यादा वोट आप लोगों के हैं किसी भी सीट पर आप लोगों को जो मिले हैं। तो इतना बुरा हाल, ठीक है आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां ये मुद्दा रहा, वो मुद्दा रहा, लेकिन इतना शर्मनाक प्रदर्शन, उसका केवल एक ही फैक्टर ये मान रहे हैं आप लोग कि जनता ने सोच लिया था, जनता ने चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ, केवल ये फैक्टर है अजय जी? लेकिन आपने बीच में इंटरप्ट किया, दूसरे फैक्टर पर मैं अभी आ रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के जन आवाम की अपेक्षाओं पर कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हम खरा नहीं उतर पाए और हरियाणा प्रदेश के जन आवाम ने हमें एक सीख सिखाने का काम किया। हम हर उस फैसले को स्वीकार करते हैं और हम समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे क्या कारण है। दूसरा कारण ये रहा कि 4.5 साल हम सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे और किसान आंदोलन जहां रहा, हालांकि किसान आंदोलन में जो कानून 3 बनाए वो केंद्र की सरकार ने बनाए थे, हमारा कोई योगदान नहीं था, लेकिन उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। सरपंचों का जो विरोध था, उनका जो विरोध था वो भी हमें झेलना पड़ा। तीसरी बात मैं कहूंगा, जैसा कि धवन जी अभी बैठ करके कह रही थी कि जननायक जनता पार्टी के हमेशा 10 सीटें जीतने का दावा करते थे, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने हमेशा यही कहा कि हम मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चौथा जो कारण रहा 400 पार का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुस्तान के मतदाता ने पहली बार समझा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ पे झूठ बोल करके 400 पार का नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में 45 पार, तमिलनाडु में 118 पार, झारखंड में 65 पार, छत्तीसगढ़ में 50 पार, बंगाल में 200 पार, इस तरह हरियाणा में 75 पार के जो नारे दिए थे उनसे साबित हो चुका था कि इनकी कहीं 400 नहीं आने वाली। इस वजह से भी ये रहा। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता भी बैठी है, धवन जी, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ज्योति की एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पत्रकार के जो प्रवक्ता है उनको चैनलों पर आने से पहले इनको शायरी सुनाई जाती है कि आप इस शायरी पर अमल करके अपनी बात रखें कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें और जब झूठ बोले बेशर्मी से तो फिर आवाज थोड़ी भारी रखें। तो इन्होंने आवाज भारी कर करके 11 कमल खिलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कि जननायक जनता पार्टी तो ये नहीं है, वो नहीं है। गठबंधन तोड़ा, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सबक सीखा। दावे तो आप लोग भी कर रहे थे, आप लोग ये थोड़ी कह रहे थे कि हमारी तो जमानत जब्त होगी हर जगह से और बहुत बुरी तरह से होगी। दावे तो सारे ही कर रहे थे, ये भी कर रहे थे 11 कमल, हुड्डा साहब भी क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे, इनेलो अपने दावे कर रही थी, आप लोग अपने दावे कर रहे थे। आप लोगों ने कब कहा हमारी जमानत जब्त होने जा रही है हर जगह पे? हमने कहा कि मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला आ गया ना। तो इतनी मजबूती से लड़ा, क्या ये मजबूती थी कि आप लोग ये भी तो सोच रहे हो? प्रवक्ता थे मैंने तो चैनल पर हरियाणा प्रदेश देख रहा है, मैं एडमिट करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाए। मैं स्वीकार करता हूँ हरियाणा प्रदेश के जन आवाम ने जो फैसला किया है, मैं पुनः हाथ जोड़ करके हर्ष से हरियाणा प्रदेश के जन आवाम का फैसला हम स्वीकार करते हैं और हमारी जो कमियां रही हम उनको सुधारेंगे। चलिए इनेलो से बात करते हैं। रेणु साहब, जब मैंने जिक्र किया, मैंने अभय से भी पूछा, आप लोगों से भी टीवी डिबेट्स में जब आप लोग आए, प्रवक्ताओं से भी मैंने सवाल किया, जेजेपी अलग हुई, जेन बाय इलेक्शन देखा, हरियाणा में बहुत बुरा हाल था आप लोगों का, लोकसभा में पिछली बार भी जमानत ही जब्त हुई थी आप लोगों की, उसके बाद विधानसभा में केवल 1 सीट इलाहाबाद बचा पाए थे, बाय इलेक्शन हुआ तो उसका मार्जिन भी कम हो गया था। लेकिन आप लोग कहते रहे कि अब पार्टी मजबूत हो रही है, अब लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो यात्रा पैदल यात्रा निकाली गई है अभय की ओर से, उससे मजबूती मिली है। तो क्या ये मजबूती मिली थी कि अभय भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए? ज्योति जी, 2014 के इलेक्शन से मैं शुरू करना चाहूंगा आपके प्रश्न के अनुसार। 2014 में हमारी 2 लोकसभा सीटें थी और 19 हमारे एमएलए हुआ करते थे और कांग्रेस से हम बड़ी पार्टी थे। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि 2018 में हमारी पार्टी का विभाजन हुआ, जिससे लोगों का मन उतरा कि ये जब खुद ही मिलकर के नहीं रह सकते तो इनके साथ हम नहीं लगेंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2019 में हमारे हालात काफी पतले हुए और उसके बाद हमने लगातार जनता के बीच में गए, संघर्ष किया और जनता के बीच में रहते हुए उनके मुद्दे उठाने का काम किया। इसके बाद हमने मजबूती प्राप्त की, इसमें कोई संशय नहीं है, हम बहुत मजबूत हुए। जहां तक इस चुनाव परिणाम की आप बात करते हैं कि इसमें भी हमारे को समर्थन नहीं मिला जनता का, इस चुनाव से पहले हमें जो करना चाहिए था हमने वो सवाया करने का काम किया। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन राष्ट्रीय इलेक्शन था, देश की सरकार बननी थी और कहीं ना कहीं लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए मत का प्रयोग करने का काम किया। कांग्रेस चाहे कितनी भी प्रफुल्लित होती रहे, लेकिन ये कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मिला है। और लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी को वोट देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया जा सकता है। इस कारण से कांग्रेस के पाले में ये सीटें गई हैं और ये कांग्रेस का जन समर्थन नहीं है, ये बीजेपी के विरोध का समर्थन जो एकमात्र नेशनल पार्टी कांग्रेस थी उसको देने का काम किया गया है। नंबर 2 बात ज्योति जी, अब जो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली हैं और इतना अंडर करंट होने के बाद जब पूरे प्रदेश की जनता हरियाणा प्रदेश से कम भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप आउट करना चाह रही थी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो 5 सीट लेकर के गई है, मैं बार बार आपके चैनल पर यही बात कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति की कमजोरी के कारण लेकर के गई है। अदरवाइज तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ था कि कांग्रेस बीजेपी को 1 सीट भी नहीं देनी थी। ये जो 11 कमल खिलाने की बात कर रहे थे, इनका एक भी कमल नहीं खिलना था। नायब सिंह सैनी भी करनाल से हारने वाले थे यदि सही प्रचार होता। अब ये हमारे साथी कहेंगे कि भी ये कांग्रेस को ही क्यों कोसते हैं? हम कांग्रेस को इसलिए कोसते हैं क्योंकि आपके कारण ही हरियाणा प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने किस रणनीति के तहत, आज मैं खुले तौर पर कहता हूं, किस रणनीति के तहत आपने श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दी? एक इतना बड़ा राजनीतिक घराना, वहां की पूर्व सांसद माता जी कितने बार विधायक रह चुकी हैं, तो लगातार 2 बार से अगर वो 2 बार हारी, लगातार 2 बार से हारी रेड्डी साहब, उनसे अच्छा चुनाव लड़ा रावदास सिंह ने। जो फैक्चुअल बातें हो तो कहीं पूरी कांग्रेस ही, पूरी ज्योति और जिस कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली, कांग्रेस ही 2 बार हारी हुई पर आ गए, आप उस कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं कांग्रेस की तरफ से क्यों बात हो रही है? प्लीज मेरी बात, कल अमनदीप केसरी भी ये कर रहे थे, मैंने कहा कांग्रेस की तो 5 सीटें कम से कम आ रही है ना। फिर आप लोगों को लगता है कांग्रेस के लिए जो फैक्चुअल, जो सबको नजर आ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस को कोस रहे हैं, आप लोग हुड्डा साहब को कोस रहे हैं। आप लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है कांग्रेस की टिकटों की? अपनी टिकटों को लेकर चिंता की क्या आप लोगों ने? आपसे निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है ज्योति जी, मैं 10 सेकंड और लेता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, 2014 में पूरी कांग्रेस हारी, 2019 में पूरी कांग्रेस हारी, 2014 में नहीं हारी, सिर्फ 1 सीट आई दीपेंद्र की बची थी। दीपेंद्र जीते थे, दीपेंद्र नहीं आ रहा 2019 में। और पूरी की पूरी कांग्रेस 2 बार हारी हुई थी, तो उसमें जो श्रुति का क्या कसूर था? दूसरी बात, कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटने का कौन सा कारण था, कौन सा इतना बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से उसकी टिकट काट करके भारी उम्मीदवार को वहां पर ला करके उसको कैंडिडेट बनाने का काम किया जाता है? एक गोहाना के उम्मीदवार को करनाल में उतारने का काम किया जाता है। ये मेरे आदरणीय है सारे, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन इनका डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके कारण से उनको ये सीटें मिली। अगर ये टिकट सही देते तो इनको ये सीटें नहीं मिलती। मैं मानता हूं कि ये लोग जी, आप तो बहुत ही चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की, आप तो बहुत चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती रही कि आप लोग तो वोट काटू हैं, आप तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में है। कुरुक्षेत्र में अभय बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी खूब कहा। आप ज्योति जी, अबे चौटाला ने शर्फ, आम आदमी पार्टी के आप सुन लीजिए, सुशील गुप्ता को कांग्रेस के साथ बिना समझौते पर वहां खड़ा कर दो। यदि 5000 वोट सुशील गुप्ता वहां पर ले जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। वो इन सुशील गुप्ता को भी वही वोट मिली है बीजेपी को हराने के लिए, जो बीजेपी को हराना चाहती थी वो वोट अलायंस का कैंडिडेट आ गया, इसको मिल गई। अगर इतना आम आदमी पार्टी का लोकप्रियता थी तो दिल्ली में साथ की साथ क्यों हार गई? दिल्ली में भी सीट क्यों नहीं जीती उन्होंने? इनको आम आदमी पार्टी कहते कि जितनी सारी 10 सीटों पर मिली अकेले सुशील गुप्ता ने ले ली, तो भाई आपने दिल्ली में क्यों नहीं ली? रेड्डी साहब, आपके उम्मीदवारों को जो वोट मिली है ज्यादातर लोकसभा में, वो किसी सरपंच को मिल जाती है उतनी वोट है, और बड़े गांव में तो सरपंच को भी उससे ज्यादा मिलती है, आप ही जानते हैं। ठीक है, पार्टियों का हाल बदलता रहता है, प्रदर्शन बदलता है, राजनीति है, हालात बदलते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कोस रहे हैं कांग्रेस को। आप ये नहीं कह रहे कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हम इस पर मंथन करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, होमवर्क हम करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। आप लोग कह रहे हैं हुड्डा साहब ने टिकट ठीक नहीं बांटे। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी ने 5 जीती, कांग्रेस ने क्यों 5 क्यों नहीं जीती है, 10 क्यों नहीं जीती? आप लोगों ने क्या किया वो भी तो बताइए ना, विपक्ष के नाते।
एक आध सीट आप लोग भी निकाल लेते, अगर आप लोगों को इतनी पीड़ा है बीजेपी की 5 सीटें आने की। नंबर 1, कांग्रेस ने 5 नहीं जीती है, जनता ने उनको भाजपा के विरोध में जिताने का काम किया। नंबर 2 बात, विधानसभा में हम बड़े मजबूत रहेंगे, ये आप देख लेना, क्योंकि ये फिर वही बात आती है, राष्ट्रीय सरकार के लिए इन्होंने इनको चुना है कि ये आदमी राष्ट्रीय पार्टी के आदमी है, इनको वोट करने का काम किया। अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, लोगों ने गले लगाने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन एक बात सभी कहते थे कि अगर हम आपको वोट देंगे तो बीजेपी वाले जीत जाएंगे, इसलिए हम चलिए ठीक है, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को 15 से 28% वोट अलग अलग चुनाव में मिलता रहा है। 2014 में जब हिसार और सिरसा जीते थे तब राष्ट्रीय पार्टी आप नहीं थे। अब एक बार तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस का वोट नहीं है, जनता ने बस बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। फिर आप कुरुक्षेत्र को लेकर आप क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में कि ये तो कांग्रेस का वोट है, सुशील गुप्ता अकेले मैदान में आते तो 5000 वोट नहीं मिलते। आप सोच लीजिए रेड्डी साहब क्या बोलना है। मैंने कब कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा कांग्रेस का वोट है, मैंने कहा कुरुक्षेत्र में भी सुशील गुप्ता को इसी वजह से वोट मिला कि कुरुक्षेत्र की जनता ने सोच लिया सुशील गुप्ता नवीन जिंदल को हरा सकता है, इस वजह से। आपने कहा तो था कि अगर कांग्रेस ना होती तो हाँ, ये तभी अभी तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा घर जाकर। मैं बीजेपी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, बीजेपी से मेरा सवाल है नेहा जी, पार्टी कोई पार्टी नहीं थी। जब वोटिंग हुई उसके बाद कई बार हरियाणा न्यूज ने डिबेट की कि वोटिंग पैटर्न ये कह रहा है कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। सोरखी जी क्यों बोल रहे हैं साथ साथ आप? वोटिंग के बाद कई बार हमने कहा कि वोटिंग पैटर्न नहीं बता रहा है, शहरी वोट कम हुआ है, पिछली बार जहां आप लोगों की बड़ी लीड थी, मजबूत थे आप लोग, वहां वोट कम हुआ है, ग्रामीण वोट ज्यादा हुआ है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होने की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने कभी इस बात को एडमिट नहीं किया। अब भी क्या हुआ है, आपके जहां बड़े बड़े नेता हैं वहां मंत्रियों के हलकों की बात करें, वहां भी काफी पीछे रह गए हैं। विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि सीएम साहब का जो नारायणगढ़, वहां भी पीछे रहे हैं। तो आप क्या कारण आप मान रहे हैं कि जहां बड़े बड़े नेता, बड़े चेहरे पार्टी के हैं, वहां भी जनता ने बढ़ चढ़कर पार्टी के पक्ष में वोट क्यों नहीं किया? क्या वजह रही? देखिए ज्योति जी, इस बात पर मंथन तो अवश्य होगा और इस बात पर एक राजनीतिक संगठन को मंथन भी करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इस पर जो है अभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर हमारे राज्य का और जो सेंटर के हैं उनके साथ बैठकर भी अभी चर्चा होगी, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया तो हमारे सामने जो है वो सरकार बनाना और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार शपथ ग्रहण कराना सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद संगठन को लेकर ये सभी विभिन्न चर्चाएं जरूर रहेंगी। और मुझे जो पर्सनली इस बात में ये नहीं लगता है कि हमारा जो वोट परसेंटेज है उसका कोई एक स्पेसिफिक कारण है। उसका स्पेसिफिक कारण वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके समक्ष बोला, जो जितने भी गलत नरेटिव सेट करने थे, जिनको दूर करने में हमारे जो प्रयास थे वो थोड़े कम रहे या उन प्रयासों में हम विफल रहे। एक ये कारण जो है सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद भी जो भी नरेटिव सेट किया गया था, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल को वापस ले लिया, तो वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको नासूर बनाने का जो काम किया वो विपक्ष के लोगों ने किया, अपनी स्वयं की पर्सनल राजनीति के कारण, खुद की राजनीति सेट करने के कारण विपक्ष ने जो है जनता के बीच में समरसता को खत्म किया और उस चीज को उन्होंने और गहरा कर दिया। लेकिन इस पर भी अभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुटता की बात करती है, समरसता की बात करती है, हरियाणवी एक की बात करती है, तो इस पर भी काम हम अवश्य करेंगे और जो हमारी अच्छी बातें हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि शहरी क्षेत्र में भी हमारा वोट परसेंटेज जरूर डाउन हुआ है, लेकिन आज भी हम पूरा विपक्ष जहां एकजुट था उसके बावजूद भी हम शहरी सीटों पर एक आपको डाटा प्रस्तुत कर रही हूं, जिसमें 543 में से 90 सीट थी जो शहरी सीट थी लोकसभा की पूरे देश भर में, जिसमें 39 पर जो है वो एनडीए ने जीत हासिल की है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो 202 सीटें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की थी, जिसमें 125 सीटें हमें मिली हैं और 53 सीटें जो है वो गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मिली हैं। 73 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को, हमको 125 मिली हैं। और अगर मैं बात करूं कृषि प्रधान क्षेत्रों की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होते हैं,
ऐसे क्षेत्र 543 में से 267 क्षेत्र थे, ऐसे लोकसभा क्षेत्र जिसमें 157 लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए को जीत हासिल मिली है, जबकि पूरा गठबंधन एक तरफ होने के बावजूद भी, विपक्ष एक तरफ होने के बावजूद भी 104 सीटों पर वो कृषि प्रधान क्षेत्रों में अपनी जीत हासिल कर पाए हैं। ऐसे ही सामान्य सीट हो 180 में से 113 हमें मिली है, 65 विपक्ष को मिली है। एससी आरक्षित सीटों पर 50 सीटें थी ऐसी 543 में से, जिस पर 27 पर एनडीए रहा है और 22 पर चलिए आंकड़े आपने रखे। अभी मनीषा जी बात कर रही थी भर्तियों को लेकर। बस एक लाइन और 17 सीटें। एक छोटी सी बात सुनिए ज्योति जी, एक मिनट। इससे ये पता चलता है कि किसान आंदोलन का या कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों का हमें समर्थन मिला है, क्योंकि एनडीए की सीटें कृषि प्रधान क्षेत्र से भी विपक्षी पार्टी से बहुत ज्यादा हैं। चलिए देखिए, अभी नौकरियों का जिक्र कर रही थी, नौकरियां दी गई है बिना पर्ची खर्ची की, बात एक हद तक ठीक भी है। दूसरे सरकारें जब रही उनसे ज्यादा भी सरकारी नौकरियां दी गई है, ये बात भी ठीक है, लेकिन बहुत देरी की गई। युवा कहीं ना कहीं परेशान तो हुए हैं, अदालत के रास्ते ही जिस तरह से परेशानी झेलनी पड़ी है। अग्निवीर को लेकर भुनाने का प्रयास किया गया मुद्दे को विपक्षियों की ओर से, चूंकि जवानों की धरती है हरियाणा। किसानों को आप कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद किसानों की जो मौत हुई उसे भी भुनाने का प्रयास किया गया, भुनाया क्या गया बल्कि इस मुद्दे को पेश किया गया जनता के बीच विपक्ष की ओर से। तो आप मान रही हैं पहलवानों का जो प्रदर्शन हुआ था, तो जवानों, किसानों, पहलवानों की भूमि के तौर पर हरियाणा को देखा जाता है, तो आप मान रही हैं कि ये जो विरोध हुआ, पंचायतों का विरोध भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सरपंचों का विरोध, क्या इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ा क्या आप लोगों को? नहीं, आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, आवाज नहीं मिल रही शायद। हाँ जी ज्योति जी, सॉरी। अग्निवीर का मुद्दा, किसान आंदोलन जो लंबे टाइम तक चला, जिसमें कुछ किसानों की जान भी गई थी, पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे, सरपंचों की ओर से जो प्रदर्शन किया गया था, ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी निरंतर जो धरना दे रहे थे, आप मान रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो विरोध हो रहा था ये रहा होगा चुनाव में? देखिए ज्योति जी, जितनी बातें आपने, जितनी समस्याओं की यहाँ जिक्र किया, ये इतनी बड़ी समस्याएं थी नहीं। अगर आप सही मायने में देखें तो अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है जो हरियाणा प्रांत के युवाओं के लिए एक अच्छी योजना है, लेकिन अपनी स्वार्थ की राजनीति के चलते विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक अच्छी योजना का भी सत्यानाश करते हुए उसको गलत साबित कर दिया, केवल अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए। ऐसे ही जितने मुद्दे आपने बताए हैं, इन सब पर कार्रवाई चल रही है। ओपीएस का मामला था, इस पे भी जो एक कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी अपना डिसीजन लेगी और उसके बाद विचारणीय जो मामला है उस पर विचार चल रहा है। लेकिन इन सभी मुद्दों को एक हवा देना, गलत डायरेक्शन देना और देश की जनता, हरियाणा प्रांत की जनता के बीच में इसको एक उबलता हुआ मुद्दा बना देना, इसमें विपक्ष कामयाब हुई है। इसमें मैं गुरेज नहीं करूंगी ये कहने में, और यहाँ पर हम इस बात को दूर करने में थोड़ा सा पीछे रहे हैं, ये बात भी मैं आज स्वीकार करूंगी। और अब मुझे लगता है कि ये सही समय है, सही वक्त है, जिस पर हमें खुलकर विपक्ष का सामना करना पड़ेगा और ऐसे कई नैरेटिव्स को जो कि गलत नैरेटिव हैं, समरसता के लिए भी ठीक नहीं है, और जबकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो बात दूसरी थी। काम भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपने काम का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं सही से, उस पर भी हमें और काम करना पड़ेगा। मनीषा जी, जेजेपी और इनेलो दोनों ही पार्टियों का, चूंकि हमने चुनाव प्रचार के दौरान, वोटिंग के बाद दरअसल हमने बहुत बार चर्चा की, तब भी कांग्रेस को कोसा गया, हुड्डा साहब को कोसा गया कि टिकट ठीक से नहीं बांटे, अगर टिकट ठीक से बांटते तो कुछ और परिणाम हो सकता था कांग्रेस के पक्ष में। क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए रेड्डू साहब जो कह रहे थे कि ये तो बीजेपी के खिलाफ वोट था, मिल गया, लेकिन ढंग से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते तो क्लीन स्वीप भी कर सकते थे। नहीं, देखिए कहावत है ना, लोगों को अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसमें दिलचस्पी रखते हैं। इनेलो के जो हमारे प्रवक्ता है, इन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया, इस जगह से उसको क्यों नहीं टिकट मिली, इस जगह से। अरे आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। मुझे तो लगता है हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के टिकटें बांटी इस बार, और हर वर्ग की, मतलब हर वर्ग को अपने ध्यान में रखते हुए टिकटें बांटी। युवाओं को टिकट दी, जो हमारे करनाल से हमारे कैंडिडेट थे बुद्धि राजा जी, एक बड़े ही सामान्य परिवार से आते हैं, बट उन्होंने युवा कांग्रेस में बहुत ही अच्छा काम किया, तो इसलिए उनको भी मौका दिया गया।
तो अभय कहाँ के हैं? अभय कहाँ के हैं? कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे अभय? बिल्कुल। और रही बात अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता है मैडम, वो कह रही थी कि अग्निवीर बहुत ही अच्छी योजना थी। तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ, इतनी अच्छी योजना है तो केवल 4 साल के लिए क्यों है? ये एक ऐसी योजना है जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। जो युवा शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं है, ये एक एंट्री पॉइंट है। जो आर्मी में युवा जाना चाहते हैं वो बोलिए एंट्री पॉइंट नहीं किया। बोलिए सांगवान जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ना ही इन युवाओं को कोई पेंशन दी जाती है, ना कोई सुविधा दी जाती है, जैसे कैंटीन की सुविधा है या मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा है, कुछ भी नहीं मिलता इन युवाओं को। तो ये तो युवाओं को बेसिकली युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में डालने वाली योजना है। इन्होंने ये कच्ची पक्की योजना इजराइल का उदाहरण देके उन्होंने ये योजना बना ली, पर इजराइल एक अलग देश है, एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी बहुत कम है। उसकी कॉपी करके इन्होंने ये भारत। चलिए ठीक है, तो मुद्दे हैं इनका। आपने कहा था तो मैंने इनसे सवाल भी पूछा जब आपने जिक्र किया। आप विधानसभा चुनाव में जाने के लिए किस तरह की रणनीति अब बनाने वाले हैं? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं हरियाणा में, लेकिन अगर गुटबाजी रहेगी, भीतरघात रहेगा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रहेगी तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद है पर मनभेद नहीं है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। और जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ सबको पता है, ये सर्वसम्मति से ये टिकटें वितरित की गई और सबका सहयोग मिला। और आगे भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस के सभी खाते सील कर दिए गए, मीडिया से हमें ज्यादा सहयोग नहीं मिला, फिर भी कांग्रेस का बहुत ही। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी मनीषा जी। हमें कवरेज मिला। आप जानते हैं सीबीआई ईडी को हमारे पीछे लगा दिया गया, पर फिर भी लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया है और कांग्रेस इस मौके पर खरी उतरी। अजय जी, दुष्यंत की ओर से कल ट्वीट किया गया है और इस बात का जिक्र किया गया कि 4.5 साल तक शायद मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो क्या ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिखा गया है कि पिछला जो हुआ वो भूल चूक माफ कर दी जाए, नए सिरे से शुरुआत की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर? ज्योति जी, जिस तरह बहस की शुरुआत करते हुए आपने कहा कि इस तरह के हालात आपकी पार्टी के हुए, तो उसी को देखते हुए आदरणीय दुष्यंत जी ने ट्वीट किया कि कहीं ना कहीं 4.5 साल में आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा। और दूसरा पहलू ये भी है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री पद चुनने के लिए चुनाव होता है, इसमें राष्ट्रीय दलों को बड़ी आसानी से वोट मिल जाता है। और इसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी को। अजय जी, ये जो बात आप लोगों ने पकड़ रखी, आपने और इनेलो ने, देखिए रीजनल पार्टी जी आज के टाइम पे किंग मेकर बनने की स्थिति में, अगर कोई जोड़ तोड़ भी करेगा देश में तो रीजनल पार्टी जी आज के टाइम में, आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन अगर कोई उलटफेर करने का प्रयास करेगा तो रीजनल पार्टी जी इसमें किंग मेकर साबित होंगी। आप ये ऐसा नहीं कि रीजनल पार्टीज को लोग काउंट ही नहीं कर रहे, कंसीडर ही नहीं कर रहे, ये आपकी आप दोनों की पार्टियों की स्थिति है, ये ऐसा नहीं कि सभी पार्टियों की स्थिति ऐसी रीजनल। मैं ज्योति जी, मैं आपको देश का एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि 2019 में इंदौर का उदाहरण देख सकते हो अजय भाई, इंदौर में क्या हुआ आप उसका उदाहरण देखिए। और विधानसभा चुनाव में वो लगभग 80 सीट लेकर के आए। केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 0 सीट मिली, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो इसके बिल्कुल उलट थे, उनको सारी सीटों पर मात्र 4 सीटों पर कांग्रेस को मिली। और हमें लोकसभा चुनाव में 2019 में 4% वोट मिला, और जब विधानसभा चुनाव की बात आई तो हमें लगभग 17.5% वोट मिला। तो तब कुछ और हालात थे, तब दूसरे दलों से चुनाव से ठीक पहले लोग आए थे, आप लोगों ने टिकट भी दी थी, आज वही लोग पार्टी से किनारा भी कर रहे हैं, आज स्थिति ये है आपकी जानते हैं। चलिए रेड्डी साहब, आपका लास्ट कमेंट, आपका लास्ट कमेंट। आपको बोल सके मैं लास्ट बात कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा देखिए ज्योति जी, जो अभी हमारी सांगवान बहन कह रही थी कि टिकटों का ठीक वितरण हुआ, ये सत्य है कि कहीं न कहीं इसमें कांटा निकालने का भी साथ में जोड़ा गया था। रेड्डी साहब, एक सवाल भी मेरा, दुष्यंत चौटाला से हमने बात की, उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख से कम वोट मिलेंगे अभय को, और उसके बाद एलनाबाद में भी उनके सामने चुनौती रहेगी जीतना।
तो अब आप लोगों के जहन में ये है कि विधानसभा में क्या होगा, चूंकि टाइम तो है नहीं अभी चुनाव में। नहीं, देखिए विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव बड़े डिफर करते हैं आपस में, इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता आपस में। इनके अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं, और लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं। विधानसभा में निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बढ़िया सीट लेगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। हमें उम्मीद और भरोसा था, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि हमारे को इस चुनाव में लोगों ने समर्थन नहीं दिया, नो डाउट, हम मानते हैं इसको, लेकिन जो भी हमारे को मिला उसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं भाई। और इशू वही बना जो दोबारा से फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आज प्रदेश में देखिए, आप बार बार आप आम आदमी पार्टी को आप ले लीजिए, आम आदमी पार्टी के ने क्या प्रदर्शन किया हरियाणा प्रदेश में, क्या प्रदर्शन किया दिल्ली में, क्या प्रदर्शन किया पंजाब में। यदि सुशील गुप्ता को आप दोबारा से खड़ा करके देख लो और गठबंधन की टिकट ना दो, अकेले आम आदमी पार्टी से खड़ा करके देख लो, 5000 वोट पूरे लोकसभा में नहीं मिलेगी इनको। आज हरियाणा प्रदेश में नंबर 3 की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। 2 राष्ट्रीय पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और नंबर 3 कैसे हो गए आप लोग? नंबर 3 कब हुए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। देखिए, ये कहते हैं हमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहां अच्छा प्रदर्शन किया? 303 से 240 पर आकर के बैठ गए और इतने भारी बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई थी। आज ऐसी लंगड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं जिसके लिए बार्गेनिंग अभी से शुरू होगी। वो भी बनेगी कि ना बनेगी ये भी संशय है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी डिमांडें रख दी है, नीतीश बाबू ने अपनी डिमांडें रख दी, चिराग पासवान ने अपनी डिमांडें रख दी। हर कोई तो अपनी डिमांड रखा। जिस प्रकार से तानाशाही तरीके से पहले इन्होंने सरकार चलाई, समय हालांकि नहीं है। सुर्खी जी, आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे चर्चा का। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन। बार बार डिबेट्स में बात होती रही कि आप लोगों को तो एक विधायक भी नहीं है, कहीं आप लोगों की जमानत हरियाणा में नहीं बच पाई है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन एंट्री हरियाणा में इस बार भी आप लोगों की नहीं हो पाई है। देखिए ज्योति जी, बड़ा रेड्डू साहब जो कह रहे हैं, जेजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं और जो कह रहे हैं ना, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। आम आदमी पार्टी भी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिल्कुल घोषित राष्ट्रीय पार्टी है। और ये जो कह रहे थे कि भाई सिर्फ जो ना विरोध का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को गया है, ये गया है, विरोध का वोट तो अबे चौटाला को भी चला जाता। इन्होंने तो किसानों के लिए इस्तीफा भी दिया था, फिर किसान बाहुल क्षेत्र में अबे चौटाला को क्यों नहीं पसंद किया गया। और दूसरी चीज, इनको एक चीज समझना चाहिए कि इंदौर के अंदर देखो क्या किया। ये देश की जनता संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी और इंदौर के अंदर जनता ने विरोधियों से ज्यादा वोट नोटा को देके ये साबित किया है इस देश की जनता ने। और दूसरा जो है ना, ये प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे इलेक्शन को 400 पार और बिल्कुल जो है ना ब्रांड मोदी का नाम देके, कमल कैंडिडेट बता के पूरी तरह से ब्रांड मोदी और मोदी के नाम पे इलेक्शन करने की कोशिश की। और जो इंडिया गठबंधन, ठीक है, बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को, 400 पार का नारा दिया गया और ठीक है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हुई। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर की है, हरियाणा को लेकर खास तौर पर चर्चा, क्या मायने हैं, क्या असर आने वाले दिनों में इसका नजर आएगा, क्या विधानसभा चुनाव तक भी ये मोमेंटम फिलहाल जो अलग अलग दलों का, तमाम पार्टियों का बना हुआ के ये कायम रहेगा या फिर नहीं, इसे लेकर भी चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।